हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो सॉरी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था तो आपके लिए वीडियो बना के नहीं अपलोड कर पाया। तो मैं अभी तुरंत फ्री हुआ हूँ और अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट की होगी, जिसमें मैं क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक बात करूँगा। उसके बाद मेरा ऑफलाइन क्लास है, फिर उसे पढ़ा करके फिर इवनिंग टाइम में देखता हूँ, अगर समय बचता है तो 9 से आगे अपलोड कर दूँगा। ओके, तो अभी आपको 1 से लेकर के 9 तक जितने शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, उनका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और किसी को अगर कहीं पे डॉट है, पीडीएफ वीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक एक है ग्रुप मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जुड़ जाइए, जिसमें मैं आपका पीडीएफ से हेल्प कर सकता हूँ। पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, वीवीआई क्वेश्चन कौन पूछे जाएंगे, कौन नहीं पूछे जाएंगे, ये सारा चीज़ मैं वहाँ पे आपको ग्रुप में हमेशा बताते रहता हूँ। तो उस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। नीचे लिंक दिया हुआ होगा, आप चले जाइए, नीचे लिंक पर ओके करके ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। समविभवी तल से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाई इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऐसा सतह, ऐसा प्लेन जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गए ना? ऐसा सतह या ऐसा प्लेन जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर, इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर कुछ ऐसे एस्पेरिकल फॉर्म में रीजन क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सतह पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अक्सर क्या डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे होते हैं। बट ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। जैसे अगर इस बिंदु का नाम P रखेंगे, इस बिंदु का नाम Q रखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो यहाँ भी पोटेंशियल होंगे 2 वोल्ट। समझ गए ना? प्रत्येक बिंदु पर विभव 2 वोल्ट ही होंगे। जैसे यहाँ पे भी 2 वोल्ट होंगे, यहाँ पर 2 वोल्ट होंगे, तो इसको बोलते हैं समविभवीय तल। समझ गए ना? पर यहाँ का विभव सेम नहीं होगा। मतलब एक सतह से दूसरे सतह पर अगर आप जाते हो तो पोटेंशियल तब समान नहीं होगा। हाँ, एक ही तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। एक तल से दूसरे तल पे जाओगे तब विभव अलग होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभवीय तल कहते हैं। और इस तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने पर कार्य 0 होती है, लेकिन समविभवीय तल में एक तल से दूसरे तल पर जाने पर कार्य होता है। समझ गए ना? अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी भी कुछ याद कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कहूँगा कि जैसे क्वेश्चन 1 है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन याद कर लो तो समझ लो कि आपके एग्जाम बन जाएंगे। हो सकता है आपको एग्जाम में ये हटा के यहाँ पे ही डाल दे। इससे अगल बगल के जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि समविभवी तल के गुण लिखें, तो समविभवी तल के गुण लिख दीजिएगा। जैसे समविभवी तल कभी भी, दो को समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये सब तो हम आपको बताए हैं। समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। समविभवी तल पर खींची गई परपेंडिकुलर लंब क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। समझ गए ना? ये सतह पर लंबवत जो ये वेक्टर खींचोगे, ये क्या देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। समझ गए ना? चलिए, तो इनको देखो, मैंने डिफाइन कर दिया है। नीचे देखो, हाँ, मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस विच इज locus of all points which are at the same potential known as equipotential surface। या नहीं तो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एनी सरफेसेज ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सब जगह समान। कांस्टेंट मतलब यहाँ 0 नहीं होता है। कांस्टेंट मतलब सब जगह समान। समझ गए ना? नियत इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी वाले बच्चे प्लीज केयर। क्या कहा जा रहा है कि ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो?
कांस्टेंट हो, समान मतलब कांस्टेंट हो, उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा आ रहा है। जैसे ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ गया ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, अगर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा क्या, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा, प्रवेश करेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको पता है या नहीं। धरती एक के पास नेगेटिव चार्ज है तो धरती के लिए क्या हो जाएंगे, अर्थ के लिए संवेदी तल ऐसे होंगे और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे होंगे, ऐसे टर्मिनेट कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है अस्थिर विद्युत के गाउस प्रमेय को लिखें। गाउस प्रमेय को लिखें, राइट गाउसियन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस साहब क्या कहते थे, सुनिए। गॉस कहते थे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द सरफेस। किसी भी बंद सतह से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, गॉस साहब कह रहे थे किसी भी गॉसियन सतह यानी कि बंद सतह के से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो उनके अंदर प्रेजेंट, उसके इनसाइड प्रेजेंट नेट चार्ज का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। सपोज करो कि ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है जिसको गॉसियन सरफेस आप कहते हो। इस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज है, +2q है, -q चार्ज है, ठीक है। तो इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होंगे, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे, इससे जो पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वो गॉस साहब क्या कहते थे कि इनके अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज। अब नेट चार्ज कितना होगा, +2q -q कितना हो गया, +q बचा। हाँ, उनका क्या होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। इसे ही कहते हैं गॉस का नियम। क्या कहते हैं, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। तो देखो ये व्यंजक है ना, फाई = q/एप्सिलॉन, ये हो गया गॉस साहब का नियम। तो आप लोग इनको पढ़ के जाओगे और इनके एप्लीकेशन ज़रूर कर लो। मेरा क्रैश कोर्स दी हुई है, प्रत्येक फ्री ही है, आप सभी वीडियो को ज़रूर देख लें अपने एग्ज़ाम से पहले। मैंने अभी तक 8 चैप्टर का क्रैश कोर्स करवा चुका हूँ। 9 और 10 बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में डाल दूंगा। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सबों का भी 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। लगभग 15 जनवरी से पहले फुल फिजिक्स का क्रैश कोर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बच्चों ऐसा है ना कि मेरे पास अभी समय बच नहीं पा रहा है, ठीक है। बीएससी का भी स्टूडेंट है, एमएससी का भी है, और मुझे ये जो है यूट्यूब पे कहाँ से टैग डालना है, क्या करना है, वो भी संपूर्ण नहीं आता क्योंकि इस पे दिमाग लगाते ही नहीं है। तो चलो जैसे अभी अपलोड कर रहा हूँ ऐसे करो, फिर मार्च अप्रैल तक डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे तो हम सभी बच्चों को यहाँ से क्लास फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनको भी बेनिफिट हो जाए। और अभी तक सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं कर रहा है तो आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों के बीच अगर शेयर करते हो, उन्हें कहते हो सब्सक्राइब करने, तो उसे अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करेगा और उसे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियम को लिखें। धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियमों को लिखें। अब दोस्तों एक बात ध्यान दो, जूल के नियमों को लिखे। जूल साहब क्या कहते थे, सुनिए। जूल साहब एक वायर लिया, एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर से क्या पास किया, करंट पास किया। और आपको पता होगा किसी भी पदार्थ के पास उनका अंदर में एक प्रॉपर्टीज होती है जो करंट को क्या करती है, अपोज करती है, रेसिस्ट करती है। किसी भी मटेरियल का एक इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है जो करंट का क्या करती है, अपोज करती है करंट को, उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। आप सभी बच्चे जानते होंगे, जो वायर के डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं, है ना दोस्त। तो
अगर इसमें रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है इस कंडक्टर में, तो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टीज करंट का विरोध करेगा, और जब करंट का विरोध करेगा तो इस वायर में जन्म लेगा हीट। क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। क्या प्रोड्यूस होगा? हीट, क्योंकि वहाँ उस वायर में करंट का क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है, और जब विरोध होगा तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसी को हमारे जूल साहब ने क्या बोल दिया? धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या कह दिया? ऊष्मीय प्रभाव। अब देखो कितना अच्छा से मैंने इन्हें डिफाइन कर दिया है, सुनो। When an electric current passes through a conductor, heat is produced which is directly proportional to the resistance of the conductor, the time for which is the current flow square of the current। ठीक है, हमारे जूल साहब क्या कहने लगे, जब आप किसी कंडक्टर से करंट पास करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको भी पता है कि करंट का अपोज होगा, जिस कारण से हीट प्रोड्यूस होगा। जो हीट उस रेसिस्टेंस का, उस वायर के इंटरनल प्रॉपर्टीज का सीधा समानुपाती, टाइम का सीधा समानुपाती, किंतु जो करंट आप उससे पास कर रहे हो उसके वर्ग का समानुपाती होता है। ये कहा था हमारे साइंटिस्ट जूल साहब। इस प्रकार से आपने देखा कि जूल साहब ने 3 नियम दे दिए। एक पहला नियम ये कि हीट समानुपाती रेसिस्टेंस का, इसीलिए यहाँ पे नियमों लिखा है, आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। फिर दूसरा बात, हीट समानुपाती किसका? हीट समानुपाती टाइम का, एंड हीट समानुपाती जो आपने करंट पास किया उसके कौन सी का? वर्ग का। तो ये हमारे जूल साहब ने 3 हीट उत्पन्न करने, हीट किन किन बातों पर डिपेंड करती है, किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस करंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है? उस वायर के इंटरनल प्रॉपर्टीज अर्थात रेसिस्टेंस पर, कितने टाइम तक करंट पास किया कंडक्टर से उस पर, एंड करंट के वर्ग का समानुपाती होता है। समझ गया ना? ये 3 बात पर हीट जो उत्पन्न होती है कंडक्टर में वो डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से जूल साहब ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में 3 नियम दिए। पहला, हीट जो होती है रेसिस्टेंस का समानुपाती होती है, हीट जो है टाइम का समानुपाती होती है, हीट जो है करंट के वर्ग का यानी स्क्वायर का समानुपाती होता है। और तीनों को अगर आप मिलाओगे तो आपको सिद्ध होगा H बराबर I² RT। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। ऐसे मैंने इनको प्रूव भी कर दिया है, आप जाके क्रैश कोर्स वाला वीडियो में देख लो, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है दोस्त। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान या माध्य मान को समझावें। AC के एक्सप्लेन एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट का आपको एक साइनोसॉइडल फंक्शन पता होगा। इंस्टेंट करंट के लिए I = I0 sin ω t। प्लीज़ आप सभी बच्चे क्रैश कोर्स के प्रत्येक वीडियो को जाके देखो, ये सब चीज़ें मैंने बताया है। प्रीवियस लेक्चर जितने सारे क्रैश कोर्स का है उनको देखो। ये भले ही बिहार बोर्ड ने आपको मॉडल पेपर एक जारी किया, ठीक है, मैं अपने तरफ से 3 मॉडल पेपर तैयार कर लिया हूँ, जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बारी बारी से अपलोड करूँगा समझा के, ठीक है, बारी बारी से। तो उनको भी आप देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को सूचना दे दो इस ओशियन फिजिक्स यूट्यूब चैनल के बारे में, कि वो यहाँ पे आकर के हर क्वेश्चन को यहाँ से देखें। क्रैश कोर्स की हर वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अभी मैंने बताया था आपको AC का इक्वेशन। किसका इक्वेशन? AC का साइनोसॉइडल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन होता है I बराबर I0 है शिखर मान। AC का कौन मान? शिखर मान, जिसको पिक वैल्यू कहते हो, है ना। AC का पिक वैल्यू साइन ω t, जहाँ पर ओमेगा है आपको, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर आप सभी बच्चे जानते होंगे 2π क्या होता है सूत्र? T होता है दोस्त, समझ गया ना। एंड ω = 2π
यहाँ पे 1/t लिख सकते हो तुम, क्या इनको 1/t नहीं लिखते, ये फ्रीक्वेंसी बन गए, तो ओमेगा बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये जो है जनरल इक्वेशन है एसी का, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जब करंट एक साइकिल पूरा करेगा, जब एसी एक साइकिल, आधा साइकिल इधर आधा साइकिल इधर पूरा करेगा, समझ गया ना। तो मैंने क्या लिखा, एक कंप्लीट साइकिल में एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ए भी मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट होगा तो अल्टरनेटिव वोल्टेज भी होंगे वहाँ पे, कि इंस्टेंट वैल्यू के, वही है अभी जो मैंने सूत्र लिखा था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यह है इंस्टेंटेनियस करंट। तो यही इंस्टेंट वैल्यू के मीन अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू कहलाती है, समझ गए ना। एक संपूर्ण साइकिल जो एसी का है उसमें जितना आपको माध्य निकलते हैं वही होता है कौन चीज, एवरेज वैल्यू, वही होता है एसी का एवरेज वैल्यू। अब देखो एसी का एक फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना होता है, इधर प्लस में गया इधर माइनस गया, अब इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो इसका आधा साइकिल में एवरेज आएगा तुमको 2 शिखर वैल्यू, एसी का शिखर वैल्यू बाई पाई, ये होता है हाफ साइकिल में एवरेज। हाफ साइकिल में एवरेज, आप अगर फाउंडेशन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि एसी का हाफ साइकिल में एवरेज आता है 2I0 बाई पाई, और इसी का पाई का मान यहाँ पे रख दोगे तो 3.14 रखोगे तो आएगा 0.636I0 शिखर धारा, शिखर मान, एसी का शिखर मान, पिक वैल्यू ये आता है, ठीक है दोस्त। तो ध्यान से सुनना, ये तो प्लस में है तो उतना ही माइनस में होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो फुल साइकिल में एवरेज कितना आएगा 0। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो ध्यान से, फुल साइकिल में एवरेज करंट सुनना, वेरी गुड, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में कितना, हाफ साइकिल में 2I0 बट्टा पाई, यानी तो 0.636I0। ये मैंने आपको क्रैश कोर्स में प्रूफ भी किया हूँ, जाके देख लीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि यही डायरेक्ट बोर्ड पूछ लेगी, हो सकता है प्रूफ करने भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ज़रूर जाके वहाँ से वीडियो को ज़रूर देख लें। चले जाओ प्ले लिस्ट में, ठीक है, वहाँ से मिल जाएंगे आपको, प्ले लिस्ट में जाओ और खोज लो, एसी चैप्टर में दिया है मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हो। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन साहब ने 1905 में बताया था दोस्त। किसने बताया था, आइंस्टीन साहब ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बताया था। क्या कहा था उन्होंने प्रकाश को कण मान करके, कण मान करके बताया कि जब कभी सनलाइट मेटेलिक प्लेट से टकराता है तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहता है, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगता है, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन सतत चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएंगे, समझ गए ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी फेनोमेना को हमारे आइंस्टीन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रभाव कह दिया। तो देखो मैंने इनको कैसे डिफाइन कर दिया, मैंने कहा द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड by photoelectric effect is called photoelectron, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और सुनो ध्यान से, इजेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटेलिक प्लेट व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, जब आप लाइट को मेटल प्लेट पर फॉल कराओगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेगा, क्या
वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेगा क्या, यही हमारे आइंस्टीन ने बताया था ना। तो इसी को कहोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज होता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस चलने से जो करंट आता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रकार से फाइनली हम इस बात पे पहुंच जा रहे हैं कि भैया ऐसा फेनोमेनन जिसमें लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में 1905 में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। प्रकाश को क्या मान के बताया था, प्रकाश को क्या मान के बताया था, हे या लिख दिया मैंने, देख, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्टेड द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। किसने खोजा, आइंस्टाइन ने खोजा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ हो गए होंगे। यहाँ से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। वर्क फंक्शन, जिसको आप फाई से डिनोट करते हो, फाई नोट से। क्या होता है वर्क फंक्शन, किसी भी मेटेलिक प्लेट से अगर लाइट टकराती है ना तो वो मेटेलिक प्लेट की एक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम एनर्जी की, कि मैं तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करूँगा, कम से कम मुझे मेरा जितना एनर्जी खाने का है उतना दे दो। ठीक है, किसी भी प्लेट का एक रिक्वायरमेंट होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मैं एनर्जी रिलीज करूँगा। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आया था ना आपके एग्जाम में कि बताओ चांदी का वर्क फंक्शन कार्यफलन कितना होता है। ठीक है, तो कार्यफलन उसका कितना था बताओ, उनका था 4.7, ऐसे ही था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो चीज़ें आपको याद रखना है, ये उनका रिक्वायरमेंट होता है। चांदी का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो। ठीक है, तभी जाके मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हूँ, इजेक्ट रिलीज कर सकता हूँ। तो यही होता है वर्क फंक्शन। किसी भी मेटल का जितना रिक्वायरमेंट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। समझ गए, वर्क फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। बीटा किरण के दो गुण कहता है लिखने, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रे। दोस्तों बीटा रे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था कि क्या है, इलेक्ट्रॉन का पुंज है, वो तो आपको पता ही है। तो वही बात है, बीटा कण एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बीम। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन का क्या है, पुंज होता है जो नाभिक के इनर से उत्पन्न होता है। नाभिक के किधर से उत्पन्न होता है, इनर से। बीटा पार्टिकल्स आर एक्सपेरिमेंटली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स that are liberated from the inner nucleus। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बीटा का, सेकेंड प्रॉपर्टीज कि बीटा पार्टिकल्स जो होता है डेंजरस होता है। ठीक है, अतः इसको शरीर से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। बीटा पार्टिकल्स कैन बी डेंजरस एंड एनीबॉडी मस्ट बी अवॉइडेड। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे पी प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। पी टाइप्स सेमीकंडक्टर के बारे में कहता है समझाने। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, ऐसे मैंने मॉडर्न में पढ़ाया था आपको डिटेल्स में। कहा जा रहा है कि जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट्स को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाई जाती है तो इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है दोस्त, क्या कहा मैंने, जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के फॉर्म में ट्राइवेलेंट एलिमेंट को आप प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हो, प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हो। मिलाना मतलब डॉप करना, डॉप करते हो ना, तब तुम्हें एक नया सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं जिसे कहते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा बताओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिनरटी चार्ज कैरियर कौन होता है। ठीक है, बताओ मुझे कमेंट में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक मिनोरिटी चार्ज कैरियर अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ अभी। ठीक है, अब सुनो एग्जांपल में, अगर सिलिकॉन में तुम बोरॉन मिला दोगे तो बोरॉन को त्रिसंयोजी एलिमेंट है, बोरॉन एक त्रिसंयोजी एलिमेंट है क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैलियम को 3, इंडिनियम को 4, 3 ही, एल्युमिनियम को 3। तो ये त्रिसंयोजी तत्व है। अगर ये त्रिसंयोजी तत्व को आप ट्राइवेलेंट एलिमेंट को किसी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हो तो तुम्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होंगे। तो आई होप आप पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए होंगे। चलो, व्हेन द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना प्योर सेमीकंडक्टर है, इट्स कॉल्ड अपना हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन में बोरॉन मिला दो तो बन जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। एक सुंदर सा क्वेश्चन, चालन पट्टी से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड? मैंने आपको एनर्जी बैंड पढ़ाया था, द कलेक्शन ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। एंड एनर्जी बैंड में मैंने आपको बताया था कंडेंसर बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं, फॉरबिडन गैप होते हैं। तो फॉरबिडन गैप सेपरेशन बिटवीन सी बी एंड वी बी, सेपरेशन बिटवीन सी बी एंड वी बी इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, वर्जित क्षेत्र। समझ गए? वर्जित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आपको कहोगे सर जी कंडेंसर बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच जो गैप पाए जाते हैं उसी को बोल देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा क्षेत्र, या फॉरबिडन गैप बोलो। ठीक है। कंडेंसन बैंड किसे कहते हैं? वैलेंस बैंड से ऊपर जो बैंड पाए जाते हैं उसे कंडेंसर बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो कंडक्शन बैंड को सी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, अब वैलेंस बैंड को वी बी से। और दूसरी बात सुनो, हो सकता है एग्जाम में सी बी और वी बी में अंतर पूछ दे, तो कहना सी बी बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गया ना? सी बी बैंड के में फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो जाता है तो इसी बैंड के कारण किसी भी सबस्टेंस में कंडक्टिविटी आती है। और सुनो वी के बारे में, वैलेंस बैंड ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बट रेस्ट में रहते हैं। समझ गए? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बट रेस्ट में रहते हैं, उसको वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बट किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। अर्थात वैलेंस बैंड के कारण किसी भी पदार्थ में कंडक्टिविटी नहीं आता है, यानी कंडक्टिविटी के लिए ये दायित्व नहीं रखता, उत्तरदायी नहीं है। वैलेंस बैंड किसी भी सबस्टेंस में वैलेंस बैंड कंडक्टिविटी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो देखो मैंने इनको डिफाइन करा है, सुनो ध्यान से। द बैंड एबव वैलेंस बैंड, ऐसा बैंड जो वैलेंस बैंड के ऊपर हो उसको कहते हैं सी बैंड। सी बैंड मतलब कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्लियर हो गया क्या? मैंने यहाँ हिंदी में डिफाइन कर दिया है, सुनो। वीबी के ऊपर, वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड पाई जाती है उनको कंडक्शन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको फाउंडेशन बताया था कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं बट रेस्ट में होते हैं। अगर इसी को गर्म करोगे ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहाँ वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के कारण कोई भी सबस्टेंस में कंडक्टिविटी आ जाता है। सॉलिड को 3 भाग में बांटा था क्या? सॉलिड सबस्टेंस को एनर्जी बैंड के आधार पर 3 भाग में बांटा था, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, है ना। कंडक्टर में क्या होता है? सी बी और वी बी एक दूसरे पर ओवरलेप होता है जिस कारण से वो हमेशा कंडक्टिविटी, वहाँ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हाउस टेम्परेचर पे भी प्रेजेंट होते हैं और वो आसानी से हाउस टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी रखते हैं। ठीक है। तो आपने क्या अभी सुना कि एक कंडक्टर है जिसमें हाउस टेम्परेचर पर भी सी बी यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चलो, सेमीकंडक्टर में अगर तुम देखोगे तो हाउस टेम्परेचर पर सीबी में यानी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं। तो क्या देखा कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें सीबी और वीबी ओवरलेप होने के कारण सीबी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिस कारण उसमें कंडक्टिविटी, हाउस टेम्परेचर भी बने रहते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में सीबी और वीबी के बीच 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉरबिडन गैप पाए जाते हैं जिस कारण से हाउस टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर सबस्टेंस या मटेरियल के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा उस पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन दौड़ करके किस में प्रवेश कर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, और वहाँ वो हो जाएगा फ्री। और इस कारण से सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी आएंगे। तो 100% ये है कि सीबी अर्थात ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि सीबी और वीबी के बीच एनर्जी गैप, किसमें? इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लगभग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़े होते हैं। इसी वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं और वो इंसुलेटर रहते हैं। ओके, यानी उसमें कंडक्टिविटी नहीं आ पाते। आ जाओ क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन वही बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरे टाइप से, ठीक है, समझ लो इनको पढ़ के। अरे यार मैंने अभी जो बताया वही तो लिखा है कि रेंज ऑफ एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंडेंसन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वही तो लिखा रेंज ऑफ एनर्जेटिक पॉसेज पाई फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल है। इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट एग्जिट हियर कंडक्शन बैंड में। तो यही तो मैंने अभी बताया आपको एक्सप्लेन करके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट के ध्रुवीकरण को कहता है समझाने। सुनो ध्यान से मेरी बात, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, वह फेनोमेना, वह घटना जिसके फलस्वरूप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित अर्थात एक विशेष दिशा में उसके गति को प्रतिबंधित कर दी जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण। एक लाइन में सुन लो, ज़्यादा बकवास नहीं लिखना एग्जाम में। कहना सर ऐसा घटना या वह घटना जिसके फलस्वरूप अध्रुवित प्रकाश किसको कहते हैं दोस्त, ऐसा प्रकाश। देखो ये प्रकाश चल रही है तो प्रकाश तो EMW है, तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आने लगता है। अध्रुवित प्रकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये हो गया अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, जिसमें वेव की डायरेक्शन एक्स में हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कोई लिमिटेशन ना हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई लिमिटेशन ना हो, उसको कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। तो ये अध्रुवित प्रकाश अगर किसी भी क्वार्टज कांच, ठीक है, यानी कि पोलराइड सबस्टेंस से पास कर दी जाए तो यहाँ से जो ये निकलेंगे ये ध्रुवित बन के निकलेंगे, यानी कि ये प्रकाश की वेलोसिटी हो गया और इस पर ये परपेंडिकुलर एक निश्चित दिशा में क्या करेंगे, वाइब्रेट करता हुआ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को कहोगे, इसको कहोगे ध्रुवित प्रकाश, इसको कहो अध्रुवित प्रकाश। तो क्या हुआ, ऐसी घटना जिसमें अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो जाते हैं और नॉन पोलराइड लाइट पोलराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समझ गए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जो ऐसी युक्ति जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करता है उसको कहते हैं पोलराइजेशन ना पोलरायड। क्या कहते हैं, पोलरायड। अगर आपसे पूछा जाए पोलरायड क्या है, तो ऐसी युक्ति जिसके सहारे अध्रुवित अनपोलराइड लाइट को पोलराइड किया जाता है उसको कहते हैं पोलरायड। समझ गए, पोलरायड कहते हैं। पोलरायड एक युक्ति है, जैसे धूप चश्मा में पोलराइड होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन के विंडो में पोलराइड होते हैं। चलो तो आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। अब ये देखो मैंने यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश को अनपोलराइड लाइट को पास किया, मान लो ये पोलरायड है एक युक्ति है, और इस युक्ति से जब पास किया, क्वार्टज कांच के बने होते पोलरायड या टूरमेलिन का बना होता है, तो ये ध्रुवित प्रकाश पोलराइड फिल्टर होके निकला है। समझ गए ना, तो यही है आपका पोलरायड, ये है युक्ति पोलरायड। क्या है, पोलरायड, ठीक है। तो पोलरायड भी पढ़ के जाएंगे, समझ गए ना। देखो मैंने उन्हीं को डिफाइन किया कि द फेनोमेनन दैट काउजेज अनपोलराइड लाइट टू बी कौन सी पोलराइड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आने वाला है पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, ठीक है, शॉर्ट टाइप का, एंड पार्ट 2 में मैं 10 से लेकर 15 तक, और पार्ट 3 में उससे आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।